हेलो गाइस, यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस कहानी में आपको पता चलेगा ट्रू गॉड रेल्म के बाद अगला कौन सा रैंक है। इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा लास्ट तक। और हाँ, आज शाम में वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि आज कुछ काम है। तो चलिए अब कहानी की ओर आते हैं। मास्टर मेसन, इन सब लोगों को लाने का क्या मतलब है? जब विंडफॉल पवेलियन का चीफ स्क्वायर पर पहुंचा, उसका चेहरा तुरंत पाताल की गहराई तक उतर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्या ब्रांच फैमिली का हेड मेसन अर्या ग्रैंड मास्टर लेवल के एल्डर्स और एक्सपर्ट्स को साथ लाएगा। वो अच्छी तरह जानता था कि अर्या ब्रांच फैमिली के लोगों ने अब तक उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की थी, जब तक कि अर्या के पास जीतने का कुछ कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी न हो। इसके अलावा उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि मेन अर्या फैमिली ने कभी भी इस मामले पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उन्होंने बेवकूफ़ी से हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा जो चीज़ दूसरे पक्ष को सबसे ज़्यादा डराती थी वो ये थी कि अगर वे विंडफॉल पवेलियन के खिलाफ लड़ते हैं तो उनका नुकसान इतना बड़ा होगा कि पूरे अर्या ब्रांच फैमिली पर असर पड़ेगा। ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। विंडफॉल पवेलियन के चीफ ने सिर्फ एक चीज नहीं सोची थी कि मेसन आज किसी को अपने साथ लाया था। मेसन ने ठंडी आवाज में स्नॉट किया। उसने हाथों से ताली बजाकर सिग्नल दिया। बिना किसी वार्निंग के अर्या ब्रांच फैमिली के कई लोग भीड़ से बाहर निकले और पेट्रोनम लेनिच और उसके गैंग के सिर जमीन पर फेंक दिए। विंडफॉल पवेलियन के चीफ का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया, जैसे उसके चेहरे से सारा रंग निकल गया हो। मास्टर मेसन, इसका क्या मतलब है? तुमने हमारे आदमियों को यूं ही कैसे मार दिया? और मुझे याद नहीं कि हम में से किसी ने हाल ही में तुम्हें लूटा हो। चीफ ने गुस्से से कहा। मास्टर मेसन, ये मत सोचो कि हम तुमसे डरेंगे। हम वैम्पायर्स की तरह खून पीते हैं, हम साधारण इंसान नहीं हैं और निश्चित रूप से खून बहाने से नहीं डरते। और हमारी ओवरऑल लड़ाई की ताकत तुमसे कम नहीं है। विंडफॉल पवेलियन के कई एल्डर्स ने हौंफते हुए कहा। ओह, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज पहाड़ के नीचे हमारे गांव के पास तुम्हारे लोगों ने हमारे एल्डर की पत्नी और बेटी को लूटा और उन दोनों को मजबूर करने की भी कोशिश की। मेसन ने चेहरे पर गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम लोग और भी बोल्ड होते जा रहे हो। तुमने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जिसे पार नहीं किया जा सकता था। आज तुम्हारा धरती पर आखिरी दिन है। तुम हमें खत्म करने जा रहे हो। हे, मजाक। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है ना? विंडफॉल पवेलियन के चीफ ने मेसन के बयान पर व्यंग्यात्मक रूप से हंसी की। फिर उसने अपनी मुट्ठियां बांध ली और स्पिरिचुअल एनर्जी की एक परत ने उसकी मुट्ठियों को घेर लिया जो जोर से कंपन कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और मेसन की ओर ब्लास्ट किया। फिर भी इस समय वीर बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और मेसन के सामने खड़ा हो गया। उसने चीफ की मुट्ठी के खिलाफ अपनी मुट्ठी ब्लास्ट की। बूम! एक जोरदार आवाज गूंजी। दिखने में सरल लगने वाले पंच ने एक भयानक टक्कर पैदा की और अगला दृश्य था विंडफॉल पवेलियन का चीफ कई मीटर पीछे उड़ता हुआ। यह क्या ताकत थी! विंडफॉल पवेलियन का चीफ जमीन पर गिर गया, उसका गला फड़का और उसके मुंह से गर्म लाल तरल पदार्थ का एक मुंह से बाहर निकला खून। तुम कौन हो? तुम्हारे पास एक ट्रू गॉड लेवल की ताकत है, ये कैसे संभव है? ऐसी लड़ाई की ताकत! तुम पहले ही ट्रू गॉड रेल्म के मिडिल स्टेज में हो, क्या मैं सही हूं? वीर की असली ताकत का परीक्षण करने के बाद चीफ पर आतंक छा गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मेसन और दूसरे लोग पहाड़ पर आने और विंडफॉल पवेलियन के खात्मे की घोषणा करने की हिम्मत करेंगे। आर्या फैमिली के पास वास्तव में इतनी मजबूत और शक्तिशाली ताकत थी। मैं कौन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वीर ने बेरुखी से मुस्कुराते हुए कहा और फिर धीरे धीरे कुछ और शब्द बोला। तुम्हें बस इतना जानना है कि आज से तुम्हारी जिंदगी मेरी है। सबको मार डालो और इस आदमी को मेरे लिए छोड़ दो। अपने वाक्य का आखिरी शब्द गिरने के बाद वीर ने हाथ हिलाया और आदेश दिया। हे भगवान! ट्रू गॉड रेल्म के मिडिल स्टेज की ताकत! ये बहुत! विंडफॉल पवेलियन के कई महान लड़ाकुओं के चेहरे चीफ के शब्द सुनने के बाद धीरे धीरे बदसूरत हो गए। वास्तव में विंडफॉल पवेलियन के चीफ ने हमेशा उन्हें याद दिलाया था कि चूंकि अर्या ब्रांच फैमिली उनके बहुत करीब थी,
इसलिए अगर वे उनके कुछ रिसोर्सेस छीन लेते हैं तो ये स्वीकार्य होगा, लेकिन उन्हें सीमाएं पार नहीं करनी चाहिए और उनमें से किसी को मारना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने वास्तव में दूसरे पक्ष को गुस्सा दिला दिया और दूसरे पक्ष ने उनके खिलाफ लड़ने का फैसला किया, तो वे बिल्कुल भी उनके ओपोनेंट्स नहीं होंगे। चीफ का मानना था कि अगर ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी छीना झपटी और लूट थी, तो मेसन और उसके लोग सहन कर लेंगे। इसके विपरीत कई अन्य परिवारों के लिए, अगर वे रिसोर्सेज और मटेरियल्स की खोज में थे, तो विंडफॉल पवेलियन के लोग उनके प्रति ज्यादा कठोर और बेपरवाह हो सकते थे। एक बार जब विंडफॉल पवेलियन के लोगों को पता चल जाता कि दूसरा पक्ष अकेला था या जूनियर्स का एक समूह था, तो वे उन्हें बेरहमी से लूट लेते थे। आखिरकार कई अन्य परिवारों को ये भी नहीं पता था कि विंडफॉल पवेलियन कहाँ था। इसलिए भले ही वे अपने लोगों का बदला लेना चाहते थे, ऐसा करना आसान नहीं था। विंडफॉल पवेलियन के चीफ ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि पेट्रोनम लेनिच और दूसरों ने आर्या ब्रांच फैमिली के एक एल्डर को निशाना बनाया था। अगर यह मौत की इच्छा मांगना नहीं था, तो और क्या था? विंडफॉल पवेलियन के चीफ का चेहरा इसके बारे में सोचते ही और भी पीला पड़ता गया। रुको, उसने घबराहट में अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली से रुकने का इशारा किया। आर्या ब्रांच फैमिली के लोग उन पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन चीफ के शब्द सुनकर रुक गए। चीफ जमीन से उठा और वीर की ओर बढ़ा। उसने वीर के सामने झुककर कहा, सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं किया है, फिर आपने आर्या ब्रांच फैमिली की मदद क्यों की? भले ही मेरे किसी आदमी ने कोई गलती की हो जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, आपको इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है ना? उसे रट्टे की तरह याद था कि आमतौर पर इतने शक्तिशाली व्यक्ति को नाक में दम करने वाले मामलों में दखल देना पसंद नहीं होता था। इसलिए वह वास्तव में दूसरे पक्ष के व्यवहार को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। ट्रू गॉड लेवल की ताकत वाला एक मार्शल आर्टिस्ट क्यों हस्तक्षेप करेगा? वीर के और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना मेसन आगे बढ़ा और जोर से बोला, मुनरो क्विन, तुम्हें कोई तारांकन आइडिया है कि वो कौन है? वो आर्या फैमिली हेड का वारिस है और मेन आर्या फैमिली का यंग मास्टर है। अब तुम मुझे बताओ, क्या उसे इस मामले को संभालने का अधिकार है? यंग मास्टर? मुनरो जवाब सुनकर हौंफ गया। आर्या फैमिली का यंग मास्टर पहले से ही इतना शक्तिशाली है। उसकी लड़ाई की प्रवीणता और ताकत कुछ एल्डर्स से भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्या मैं सही हूं? मैं सिर्फ ट्रू गॉड रेल्म के अर्ली स्टेज में हूं। हालांकि तुम्हें मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, वीर ने हल्की मुस्कान के साथ भावनाहीन स्वर में कहा। मुनरो बोलने के लिए शब्दहीन हो गया। ट्रू गॉड रेल्म के अर्ली स्टेज में एक फाइटर की ताकत उसे इतनी आसानी से उड़ा सकती है और इतना नुकसान पहुंचा सकती है। वह भी ट्रू गॉड रेल्म के अर्ली स्टेज में था। इसके अलावा वह उस स्तर पर लगभग 3 साल से था और उसे ट्रू गॉड रेल्म के अर्ली स्टेज का एक मजबूत फाइटर माना जा सकता था। यही वजह थी कि आर्या ब्रांच फैमिली ने उनके खिलाफ जाने और लड़ने की हिम्मत नहीं की थी, हालांकि उनके पास बहुत सारे लोग थे। स्पष्ट रूप से उसके सामने खड़े युवक के पास विंडफॉल पवेलियन की हर एक जान लेने की क्षमता थी। कैसा भयानक अस्तित्व! रुको! मुनरो ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और रुकने का इशारा दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी नसों में खून जम गया। वह पूरी तरह से डर गया था। मेरे आदमियों ने एक बड़ी गलती की है। ये भी सच है कि मैंने उन्हें अच्छी तरह से अनुशासित नहीं किया। लेकिन आर्या ब्रांच फैमिली और विंडफॉल पवेलियन दोनों एक दूसरे के इतने करीब स्थित हैं। हम एक ही पड़ोस में रहने वाले माने जा सकते हैं और हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको कुछ स्पिरिटेड ग्रास और रिसोर्सेज भेजूंगा और हम इस मामले को यहीं खत्म कर देंगे। मुनरो ने कांपती आवाज में प्रस्ताव रखा। हे, बहुत देर हो चुकी है। वीर हंसा। तुम्हारे पास अभी भी पड़ोस के बारे में बात करने की हिम्मत है? जब तुमने पिछली बार मेरे आदमियों को परेशान किया था, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम एक पड़ोसी हो और हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? वीर ने काली ड्रैगन तलवार को मजबूती से पकड़ा और स्पिरिचुअल एनर्जी की एक परत ने तलवार को घेर लिया। उसने तलवार को झटका दिया और चिल्लाया, बिग वेव हिट्स।
जैसे जादू से वीर की तलवार से तलवार की ऊर्जा की लहरें एकत्र हो गईं। तलवार की ऊर्जा जबरदस्त ताकत और भयानक शक्ति के साथ सीधे आगे बढ़ी। इन तलवार की ऊर्जा की लहरों में से अधिकांश वीर की स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल एबिलिटी के नियंत्रण में सीधे मुनरो की ओर गईं। इन लहरों का एक छोटा हिस्सा सीधे विंडफॉल पवेलियन के कई मजबूत लड़ाकुओं की ओर भेजा गया जो उसके सामने थे। क्या करें हम ट्रू गॉड स्टेटस के एक फाइटर के सामने? कोई इतना शॉक था कि उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। एक ग्रैंड मास्टर या सेमी गॉड स्टेटस वाले किसी व्यक्ति के लिए ट्रू गॉड स्टेटस वाले किसी व्यक्ति को हराने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी ऑरा में ही इतनी पावर थी और उनके लिए उसके करीब जाना मुश्किल था। एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी हथेली पलटी और एक ऐसी चीज निकाली जो एक छोटे कछुए के खोल जैसी दिखती थी। उसने उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाली और कछुए का खोल एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ चमका और आकार में बड़ा हो गया। वह चीज वास्तव में एक शील्ड थी। बुजुर्ग आदमी ने शील्ड को अपने सामने उठाया और अंदरूनी राहत की सांस ली। तुम्हारे पास वास्तव में ऐसा खजाना था। मुनरो जब उसे देखा तो स्पीचलेस हो गया। तर्कसंगत रूप से उसे ऐसा खजाना मिलना चाहिए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बुजुर्ग आदमी वास्तव में इसे अपने पास छिपाकर रखेगा। अगर वे खतरे में न होते तो बुजुर्ग आदमी ने शायद कभी इसे बाहर नहीं निकाला होता और मुनरो को कभी पता नहीं चलता कि ऐसा खजाना मौजूद था। एक अटैक शील्ड पर लगा और फिसल गया। कछुए के खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई। फिर भी उस शक्तिशाली अटैक ने उसे कुछ मीटर पीछे धकेल दिया इससे पहले कि वह अपना संतुलन बना पाता। जहां तक उसके आसपास के लोगों की बात है, हालांकि उन्होंने जल्दी से अपने मार्शल स्किल्स का प्रदर्शन किया था, वे फिर भी वीर के अटैक के सामने कागज की तरह ढह गए और वे सभी मारे गए। बुजुर्ग आदमी ने दृश्य को देखा और एक सांस छोड़ी। सौभाग्य से उसे ऐसा खजाना पाने का सौभाग्य मिला था जो अपना आकार भी बदल सकता था। इससे उसे इसे छिपाकर रखना आसान हो गया था, अन्यथा वह इसके लिए मारा जा चुका होता। मुनरो नाराज था क्योंकि उसके फर्स्ट एल्डर ने ऐसा खजाना छिपाया था, लेकिन उसके पास अभी इस पर ज्यादा सोचने की आजादी नहीं थी। वीर के अधिकांश अटैक्स उसी पर निर्देशित किए जा रहे थे। लानत है। जब उसने अटैक देखा तो उसका एक्सप्रेशन तंग हो गया और उसने एक मुक्का बाहर फेंका। एक विशाल अजगर उसके शरीर में एकत्रित स्पिरिचुअल एनर्जी से प्रकट हुआ। अजगर के प्रकट होने के बाद वह गर्जा और तलवार की ऊर्जा की लहरों की ओर दौड़ पड़ा। मुनरो ने जल्दी से अपने चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक पतला, सुरक्षात्मक बबल बनाया ताकि वह सुरक्षित रह सके। तभी उसे थोड़ा और रिलैक्स्ड महसूस हुआ। उसका मानना था कि वह तब वीर के अटैक को झेल पाएगा। आखिरकार उसका अटैक एक काफी हाई लेवल स्किल माना जाता था जो सेकंड ग्रेड एलिमेंट्री था। यह उसका ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता था। बैंग! एक गूंजती हुई विस्फोट हवा में फट पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अजगर पहले ही वीर के अटैक के नीचे टूटने लगा था, हालांकि कुछ सेकंड भी नहीं बीते थे। ये जल्द ही गायब होने वाला था। ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ इतनी देर तक चला। मुनरो की आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल आईं। वो इतना शॉक था कि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। वीर के कम से कम 30 या 40% अटैक्स कहीं और निर्देशित किए जा रहे थे, फिर भी वह अटैक्स को नहीं झेल पा रहा था, यहां तक कि सेकंड ग्रेड एलिमेंट्री मार्शल स्किल का उपयोग करने के बाद भी। मुझे टिके रहना होगा, मुनरो ने खुद से कहा, लेकिन उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि वह दिन शायद उसका आखिरी दिन हो सकता है। वह लड़का उसके लिए बहुत ज्यादा मजबूत था। मुझे टिके रहना होगा, मुनरो ने खुद से कहा, लेकिन उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि वह दिन शायद उसका आखिरी दिन हो सकता है। वह लड़का उसके लिए बहुत ज्यादा मजबूत था। जैसे ही मुनरो ने टिके रहने का सोचा, सब कुछ अचानक ढह गया। जैसे ही टिके रहने का ख्याल उसके मन में आया, विशाल स्पिरिचुअल एनर्जी का अजगर पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि उसके अजगर ने वीर के कई हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया था, फिर भी बचे हुए हमले की ताकत इतनी भयानक थी कि वह सीधे मुनरो के डिफेंस बबल पर गिरा। गूंजती हुई आवाज पहले से हल्की थी, लेकिन मुनरो का स्पिरिचुअल एनर्जी का बबल केवल 2 से 3 सेकंड तक वीर के हमले को झेल सका और फिर यह पूरी तरह से टूटकर बिखर गया।
फिर भी वीर के हमले को कैंसिल करने के बाद भी वह अभी भी लगभग 1/10वें हिस्से की ताकत के साथ मुनरो के शरीर पर लगा। एक मुंहफुल खून मुनरो के मुंह से बाहर निकला और वह पीछे की ओर उड़कर पास की एक घर की छत पर जा गिरा, जिससे छत में एक छेद बन गया और वह घर के फर्श पर गिर पड़ा। हंफ वीर ने इस दृश्य को देखा और उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान आई। अगले ही पल वह बिजली की गति से घर में दौड़ गया। वह सच में बहुत मजबूत है। हमारा यंग मास्टर सच में शानदार है। उसने केवल एक हमले में कई एलीट फाइटर्स को मार डाला और मुझे नहीं लगता कि मुनरो इस बार बच पाएगा। एक सेमी गॉड लेवल फाइटर को मारने के बाद मेसन ने वीर की तेजी को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा। जब वे विंडफॉल पवेलियन आए थे तो उसे चिंता थी कि क्या वीर मुनरो को हरा पाएगा। आखिरकार यहाँ तक कि वह खुद मुनरो से लड़ने में आत्मविश्वास नहीं रखता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वीर ने न केवल उसे गंभीर रूप से घायल किया बल्कि उनके लिए कई एलीट फाइटर्स को भी मार डाला। अब उन्हें केवल बचे हुए लोगों का सामना करना था और यह काम एकदम आसान था। ये कहा जा सकता है कि उन्हें केवल बचे हुए लोगों का ध्यान रखना था बिना किसी कीमत चुकाए। मुनरो जो छत से गिरकर जमीन पर गिरा ने भारी आवाज के साथ गिरते ही फिर से खून उगला। वह पहले ही एक हमले से घायल हो चुका था और अब उसकी स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी सांसें कमजोर हो गईं। खांसी खांसी उसने कुछ बार खांसी की और हर खांसी के साथ उसके मुंह से खून निकला। वह मुश्किल से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। कैबेलो परिवार की तीसरी बेटी बिस्तर से उठने में सफल रही। उसकी बाहें बंधी हुई थीं, इसलिए वह केवल कूदकर जमीन पर उतरी। उसने रस्सी तोड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जुटाने की कोशिश की। हालांकि तभी उसे एहसास हुआ कि मुनरो द्वारा दी गई एनर्जी डिस्पर्सिंग पिल बहुत प्रभावशाली थी और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने शरीर में नियंत्रित करना असंभव बना दिया था। जैसा कि मुनरो ने उसे पहले बताया था, यह अजीब दवा 3 दिनों तक प्रभावी रहती है। जो कोई इसे निगलता है वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नियंत्रित नहीं कर सकता। जब भी कोई इसे सक्रिय करने की कोशिश करता है तो ये तुरंत डिसिपेट हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई बार बार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मजबूर करने की कोशिश करता है तो उसे अपने शरीर में गंभीर नुकसान होगा। जब तीसरी युवा कैबेलो परेशानी में थी तभी मुनरो छत से गिरकर उसके पैरों के पास गिर पड़ा। अरे तुम साले लुटेरे, तुम इसके लायक हो। तीसरी युवा कैबेलो ने अचानक खुशी महसूस की, लेकिन फिर कुछ विचार उसके मन में आए। अजीब, जब मैं कैद हुई थी तो कैबेलो परिवार का कोई भी व्यक्ति इसे नहीं देख पाया। क्या किसी ने गलती से इसे देखा और मेरे पिता को सूचित किया और फिर मेरे पिता ने मुझे बचाने के लिए लोगों को भेजा? उसने खुशी खुशी सोचा। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने जल्दी से अपना सिर झटक दिया क्योंकि उसे लगा कि यह असंभव है। उसे कैद किए गए ज्यादा समय नहीं हुआ था और कैबेलो परिवार एक ऐसी जगह पर था जहां आम लोगों का पहुंचना लगभग असंभव था। इसके अलावा उस जगह तक पहुंचने की दूरी बहुत अधिक थी। यदि कैबेलो परिवार को उसके अपहरण के बारे में पता होता तो उन्हें उसे बचाने में कम से कम 10 दिन लगते। इसलिए बचाने वाला स्पष्ट रूप से कैबेलो परिवार का कोई सदस्य नहीं था। क्या ये किसी अन्य समूह के लुटेरों का काम है जो उन पर नजर रख रहे हैं? इस संभावना पर तीसरी युवा कैबेलो का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार चाहे विंडफॉल पवेलियन के लुटेरे हो या किसी अन्य गैंग के लोग, वे सभी बुरे लोग थे। बड़े मछली छोटे मछली को निगल जाती हैं, यह मजबूत का कमजोर पर अत्याचार करना लुटेरों के समूहों में आम बात थी। इस बार ऐसा लगता है कि उसे किसी अन्य मजबूत लुटेरों के हाथों पड़ना पड़ेगा। उसकी सुंदरता सबसे अच्छी थी कैबेलो परिवार की 3 बेटियों में, हालांकि उसकी बहनें भी खूबसूरत थीं। इसके अलावा कई अन्य युवा मास्टर जो गुप्त परिवारों से थे, उसकी सुंदरता के दीवाने थे और उसे पाने की कोशिश कर रहे थे। अगर इतनी खूबसूरत महिला किसी अन्य मजबूत लुटेरों के हाथों पड़ गई तो संभावना है कि उसे लुटेरों के सरदार की पत्नी बना दिया जाएगा। वह डिस्पेयर में थी और विंडफॉल पवेलियन के चीफ के हाथों भाग नहीं पा रही थी। इससे ज्यादा शक्तिशाली लुटेरों से तो भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसके पास भागने का कोई मौका नहीं होता। सुत इस समय एक आकृति कमरे में दौड़ी और उससे थोड़ी दूर खड़ी हो गई।
जब दूसरी पार्टी ने उसकी उपस्थिति देखी तो उसने कोई कदम नहीं उठाया बल्कि उसे ध्यानपूर्वक देखा। वीर की आंखें थोड़ी चमकी जब उसने सामने खूबसूरत महिला को देखा। उसके सामने खूबसूरत महिला वाकई आकर्षक थी। उसका रूप कुछ हद तक उत्तम था और उसका शरीर वर्णन करने योग्य नहीं था। वह निश्चित रूप से संजना जैसी खूबसूरत महिला से मुकाबला कर सकती थी और परिणाम कहना मुश्किल था। इस क्षण में वीर का दिल वास्तव में थोड़ी तेजी से धड़कने लगा। तुम मत आना। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम मुझे नहीं पाओगे। मैं कैबेलो परिवार की तीसरी बेटी हूँ और मेरे पिता मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो तुम मर जाओगे। मेरे पिता तुम्हें खोजेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, भले ही तुम कहीं भी छिप जाओ। जब तीसरी युवा कैबेलो ने वीर को ध्यानपूर्वक घूरते हुए देखा तो वह और भी डर गई। उसने अपनी बंधी हुई पैरों को पीछे हटाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह भूल गई कि उसके पैर बंधे हुए थे। उसने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसकी बंधी हुई पैरों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, इसके बजाय वह जमीन पर गिर पड़ी। वीर ने तीसरी युवा कैबेलो पर ध्यान देने की बजाय सीधे मुनरो की ओर बढ़ा और भावनाहीनता से उसकी छाती में अपनी तलवार घुसा दी। जब तीसरी युवा कैबेलो ने देखा कि वीर ने बिना पलक झपकाए मुनरो को मार डाला तो वह पूरी तरह खत्म हो गई। उसे केवल अंधा आतंक महसूस हुआ। अगर उसने पहले जाना होता कि वो ऐसा करेगा तो वो जिद्दी होकर बाहर निकलने नहीं जाती। उसे अपनी लड़ाई क्षमता और मार्शल स्टेटस पर गर्व था और उसने मुख्य भूमि पर खजाना खोजने का फैसला किया था। उसने रोमांच और मजे की तलाश की थी लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपहरण कर लिया जाएगा। तुम कैबेलो परिवार की बेटी हो। वीर ने मुनरो का काम खत्म करने के बाद धीरे धीरे तीसरी युवा कैबेलो की ओर बढ़ा। हाँ, मैं कैबेलो परिवार की तीसरी बेटी हूँ। मेरे पिता मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तुम इस लुटेरे, मत आओ मेरे पास। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो तुम मर जाओगे। तीसरी युवा कैबेलो डरते डरते बोली लेकिन अपनी आवाज में दृढ़ता बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। लुटेरा, वीर बेवकूफी से बोला। अच्छी तरह देखो मुझे, क्या मैं किसी दूसरे लुटेरे जैसा दिखता हूँ? तभी तीसरी युवा कैबेलो ने वीर को ध्यानपूर्वक देखा, फिर उसने कहा, तुम या तो लुटेरे हो या गुंडे हो, इनमें से कोई भी अच्छा आदमी नहीं होता। ये मत सोचो कि तुम मेरी सुंदरता देखकर मुझे धोखा दे सकते हो। तुम लुटेरे हो, तुम अच्छे नहीं हो। अब वीर फिर एक बार शब्दहीन रह गया। उसने निराशा भरी मुस्कान दी और धीरे धीरे तीसरी युवा कैबेलो के पास बढ़ा। मत आना, उसने चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मेरी अच्छी प्रतिष्ठा है, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं भविष्य में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तीसरी युवा कैबेलो इतनी डर गई थी कि उसने पीछे हटने की कोशिश करते हुए जोर लगाया लेकिन उसने भूल गई कि उसकी टांगें बंधी हुई थीं। वीर ने तीसरी युवा कैबेलो पर ध्यान देने के बजाय सीधे मुनरो पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उसने पहले ही उसकी जिंदगी समाप्त कर दी थी। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी रही है क्योंकि तुम मुझसे मिली हो, वरना मुझे डर है कि तुम लुटेरों के सरदार की पत्नी बन जाती। क्या सचमुच? तीसरी युवा कैबेलो ने राहत महसूस करते हुए कहा लेकिन फिर उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया। वेट करो, तुम्हें पता होगा कि मैंने ची डिस्पर्सिंग पिल ली है और मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी नियंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए तुमने मेरी रस्सी काट दी। ठीक है, बताओ ना, उसने कहा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, इस खूबसूरत शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। वीर फिर एक बार शब्दहीन रह गया। पहली बात, मैं न तो लुटेरा हूँ न ब्रिगेंड हूँ। दूसरी बात, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 4 साल की बेटी है। हालांकि तुम खूबसूरत हो लेकिन मुझे तुम में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। वीर ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कहा। उसने दूसरी पार्टी को देखा, थोड़ी देर रुका फिर कहा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी रही क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता तो मुझे डर है कि तुम लुटेरों के सरदार की पत्नी बन जाती। क्या तुम सच कह रहे हो? तीसरी युवा कैबेलो आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या तुम सचमुच मुझे छोड़ रहे हो? हाँ, वीर ने कहा, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। यंग मास्टर वीर, बड़ी खुशखबरी, हमने उन्हें हराया। इस समय मेसन उत्साहित होकर दौड़ता हुआ आया।
लेकिन जल्दी ही उसने सामने खूबसूरत महिला को देखा, फिर पूछा, ये कौन है? ये रस्सियां जमीन पर क्यों पड़ी हैं? वो माँ चोद मुनरो ने यहाँ एक लड़की छिपाई। ये कैबेलो परिवार की तीसरी युवा है, मुझे नहीं पता वो कैसे पकड़ी गई, लेकिन समय रहते उन्हें बचा लिया गया। वीर ने हल्की हंसी उड़ाते हुए समझाया। कैबेलो परिवार, यंग मास्टर वीर, हमें तो हमेशा उनके साथ दुश्मनी रही है। क्या हमें इस तीसरी युवती को मार डालना चाहिए? कैबेलो परिवार अपने लोगों को खोकर सोचेंगे कि उनकी बेटी इन लुटेरों द्वारा मारी गई। मेसन जल्दी सोचते हुए वीर से बोला, मुस्कुराते हुए। नहीं, वीर बोला, हालांकि हमारे बीच कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं, लेकिन वे वास्तव में छोटी हैं। अगर हम सचमुच कैबेलो परिवार की बेटी को मार डालते हैं तो समस्या बड़ा रूप ले लेगी। वीर हल्की मुस्कान देते हुए तीसरी युवा कैबेलो से बोला, मिस, अब आप जा सकती हैं। अब मैं जान गई हूं, आप आर्या फैमिली का यंग मास्टर हैं। दानिला हल्की मुस्कान देते हुए बोली, आपकी प्रतिभा अद्भुत है। इस बार मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। तो क्या मैं जा सकती हूँ? क्या ये? मेसन आगे बढ़कर बताना चाहता था कि ये सज्जन मुख्य आर्या फैमिली का वारिस है, लेकिन तुरंत ही वीर द्वारा इशारा किए जाने पर चुप रह गया। वीर ने अपना हाथ बढ़ाकर इशारा किया कि आगे कुछ न कहे, ताकि मेसन तुरंत चुप्पी साध ले। ये क्या? दानिला थोड़ी चिंतित होकर पूछी। मेसन ऑकवर्ड स्माइल देते हुए बोला, खैर, मैं कहना चाहता था कि इस बार आर्या फैमिली ने आपको बचाया, इसलिए हमारी कृपा कभी मत भूलिएगा। दानिला सिर हिलाते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं वापस जाकर अपने पिता को बताऊंगी इस बार आपकी मदद करने वाली बात। और वो आगे बोली, और भविष्य में हमारे लोग ध्यान देंगे ताकि आर्या फैमिली से टकराव न हो। जब दानिला ने अपनी बात खत्म की तब उसने फिर से वीर को देखा और मुस्कुराई, मुझे खेद है कि मैंने पहले आपको गलत समझा। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? हे, मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। वीर हल्की मुस्कान देते हुए कहा और पलटा चला गया। दानिला उस दृश्य देखकर चौंकी हुई रह गई। ये आदमी कौन है? क्या ये आर्या फैमिली का मुख्य यंग मास्टर है? ऐसा क्यों लगता है कि ब्रांच फैमिली वाले सब उसकी बात सुनते हैं? उसने सावधानीपूर्वक विचार किया और यकीन किया कि ऐसा ही होना चाहिए। कोई शक नहीं कि वो मुख्य फैमिली का हिस्सा होगा, वरना वो इतना मजबूत न होता, ना ही मुनरो जैसे व्यक्ति को इतनी आसानी से मार डालता। आप अब तक क्यों रुके हुए हैं? जब सभी लोग शवों को साफ कर रहे थे तब वीर ने देखा दानिला अभी भी वहां खड़ी हुई थी। उसकी भौहें चिढ़ गई थीं। इतनी गुस्सैल क्यों? दानिला जब देखती है तब वीर अप्रत्याशित रूप से गुस्से में दिखता है, जैसे वो उसे दूर भगा रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो उससे नाराज हो रहा हो। उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था जब मेसन बोल पड़ा, यंग मास्टर वीर, उन्होंने खुद कहा कि आप वास्तव में पहचानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उसने कहा, आपको अपने अच्छे काम करने चाहिए ताकि आप उस खूबसूरत लड़की को पहचान सके जिसे आपने बचाया। दूसरा बुजुर्ग जो दूसरे ब्रांच फैमिली से था वो भी शामिल हुआ। ये सही बात है। आप दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे आप एक दूसरे के लिए बने हो। बस उनकी इच्छा मान लो। इनकी सुंदरता प्रसिद्ध है, आप इसे ठुकराने वाले कैसे बन सकते हैं? दानिला शर्माते हुए उनके शब्द सुनकर लाल पड़ गई, जबकि मेसन हंस रहा था, जिससे स्थिति थोड़ी मजेदार लग रही थी। दानिला हंसते हुए बोली, क्या आप सब मजाक कर रहे हैं? मेरी वजह से यहाँ रुकना ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी नियंत्रित नहीं हो सकती। अगर मैं अकेले चलूंगी तो खतरा होगा। यहाँ दानिला रुक गई, फिर बोली, इसलिए मुझे आपके यहाँ 2-3 दिन रहना होगा। जब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाएगी तब मैं चली जाऊंगी। ची डिस्पर्सिंग पिल्स। वीर फ्राउन करते हुए बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी गोली होगी। ये पहली बार सुन रहा हूँ। ओह, यहाँ यंग मास्टर। मेसन जल्दी एक ऐसी गोली निकालकर वीर को देता है जिसे उन्होंने पहले देखा था, जिससे सबको समझ आ जाता है कि ये किस चीज का काम करती है, जिससे सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब बातें सुनी थी जो उनके लिए नई थी। मैं जल्दी ही इसकी प्रिस्क्रिप्शन तैयार करूंगा जिससे ये मेरे लिए उपयोगी साबित होगी। वीर हंसते हुए कहता है, देखिए ये सब चीजें कितनी अच्छी साबित होती हैं। वाह, ये सब ले लो यंग मास्टर।
हमें इनकी जरूरत नहीं। मेसन हंसते हुए कहता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय तक दूसरी तरफ घर जल रहा होता है जहां मुनरो व उसके आदमियों के शव जलाए जा रहे होते हैं। जब सभी शव साफ किए जाते हैं तब वीर व बाकी लोग पहाड़ नीचे उतर जाते हैं। हे, अगर आप कुछ कह रहे हो तब इसका मतलब यही होगा। हे, अगर आप कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं मान लूंगी कि आप मुझे अपने यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने की अनुमति दे रहे हैं। जब दानिला ने देखा कि वे जा रहे हैं तो वह जल्दी से वीर के पीछे पीछे चल पड़ी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमरों की कमी है। वीर उससे परेशान नहीं हुआ। इस बार आर्या परिवार को काफी मार्शल रिसोर्सेज मिले थे। मेसन और बाकी लोग अब बहुत खुश होंगे। मेसन और बाकियों के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। मेसन पूरे रास्ते गाते हुए पहाड़ से नीचे उतर रहा था। नहीं नहीं, मैं थक गई हूँ। कुछ देर बाद दानिला पहले ही थक गई थी। आप सब मार्शल प्रैक्टिशनर्स हैं। आप सब तेजी से चल रहे हैं जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। अब जब मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह हूँ। मैं और नहीं चलना चाहती। तुम नहीं चलना चाहती तो हम क्या करें? कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि मैं तुम्हें उठाकर ले चलूं? मेसन ने उससे घूरते हुए कहा। क्या परेशानी है? उसने चिढ़कर कहा। मैं तुम्हारी पीठ पर नहीं चढ़ूंगी। दानिला ने मेसन को आंखें घुमाते हुए कहा। उसे उसके मजबूत शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजरें वीर की ओर घूमी। उसने अपने होंठ दबाए। तुम मुझे नीचे ले चलो, उसने शर्माते हुए कहा। वीर को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। हालांकि ये सच था कि उसके साथ चलने से उनकी गति धीमी हो रही थी। वह सिर्फ उसकी ओर बढ़ सकता था, हौंफते हुए। मैं तुम्हें नीचे ले जा सकता हूं, लेकिन फिर तुम मेरा एक फेवर करोगी। समझी? समझ गई। मैं जरूर फेवर लौटाऊंगी। एक आदमी इतना पेटी कैसे हो सकता है? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को उठाना तुम्हारा प्रिविलेज है। दानिला वीर की पीठ की ओर दौड़ी और उस पर कूद गई। चलो यंग मास्टर वीर, चलो। तुम सब क्या घूर रहे हो? वीर चिल्लाया जब सभी उसे घूर रहे थे। तभी वे आगे बढ़े। इस बीच दानिला का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसे पता चला कि वह कोई लुटेरा नहीं है और आर्या परिवार का यंग मास्टर है, तो उसकी राय उसके बारे में और अच्छी हो गई। इसका मतलब था कि उसका काफी ऊंचा पद था। वह कम से कम उसके लायक था। दानिला का दिमाग भटकने लगा। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने ऐसे हैंडसम आदमी से मिली थी जिसने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह मजबूत भी है। मेरे जानने वाले यंग मास्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर। जितना वह सोचती थी उतना ही उसे एहसास होता था कि वीर कितना आकर्षक था। उसने नीचे उतरते हुए दृश्य को देखा, उसका चेहरा गर्म हो गया। उसे लगा कि यह किस्मत थी। हे, तुम आर्या के मुख्य परिवार के सदस्य हो, है ना? दानिला ने अपना सिर उसकी पीठ पर टिकाते हुए धीरे से पूछा। हाँ, वीर ने पहाड़ से उतरते हुए जवाब दिया। क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकते? मेरा ख्याल रखो। दानिला ने अपने होंठ सिकोड़े। पहाड़ की असमान सड़क के कारण उसका और वीर का शरीर बार बार एक दूसरे से टकरा रहा था। चूंकि उसने कभी डेटिंग नहीं की थी, वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। तुमने मुझे नीचे ले जाने को कहा था। यह आश्चर्य की बात है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली और अब तुम शिकायत कर रही हो। वीर को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। तुम रेड्डी परिवार में बहुत लाड़ प्यार से पली हो और शायद ही कभी घर से बाहर निकली हो, उसने कहा। बाहरी दुनिया के खजाने के स्थान, राक्षस और मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारी शिकायतों को कभी नहीं सुनेंगे। तुम तो साइकिक हो। मैं वाकई बहुत कम कबैलो परिवार के घर से बाहर निकलती हूँ। दानिला मुस्कुराए। अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो मैं मर चुकी होती। सच? तो क्या अब हम दोस्त हैं? वीर कुछ देर रुका। उसके दिमाग में एक योजना उभरने लगी। बिल्कुल, तुम मेरे सेविया हो, तो मैं जरूर तुम्हें चुकाने का कोई तरीका ढूंढूंगी। दानिला के सीने में गर्मी फैल गई। उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से जोड़ा, लेकिन तुम अपने दिमाग को इधर उधर भटकने मत देना। मैं तुम्हें अपने शरीर से नहीं चुकाऊंगी। जो कोई भी मेरे शरीर का आनंद चाहता है उसे साबित करना होगा कि वह इसके लायक है। समझे?
तुम वाकई बहुत आत्मविश्वासी हो, है ना? वीर को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। ये सच था कि वह बुरी नहीं दिख रही थी और उससे आ रही हल्की खुशबू आकर्षक थी, लेकिन वीर को अपने आत्मसंयम पर भरोसा था। हम्फ, मैं जानती हूं कि तुम सभी पुरुष एक बात कहते हो और फिर दूसरी सोचते हो। तुम निश्चित रूप से कुछ सोच रहे हो, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की अब तुम्हारी पीठ पर फैली हुई है। मैं तुम्हें बता रही हूं, मुझे उठाना तुम्हारा प्रिविलेज है। इतने सारे पुरुष ऐसा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। दानिला हमेशा की तरह घमंडी थी, जैसे वह बादलों के ऊपर एक राजकुमारी हो। तुम कह रही हो कि तुम जैसी भारी किसी को उठाना मेरा प्रिविलेज है। हे, मैं इस वजन से छुटकारा पाने के लिए बहुत खुश होऊंगा। वीर मुस्कुराया। ये लड़की बहुत ज्यादा घमंडी थी। वह सुंदर थी, लेकिन वह उन लोगों में से नहीं था जो बदतमीज लोगों की चापलूसी करते हैं। तुम मुझे मोटा कह रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? हम्फ, इतने सारे लोग मेरे फिगर की तारीफ करते हैं। दानिला गुस्से में थी जब वीर ने उसे भारी बताया। उसने उसे गला घोंटने की इच्छा को दबाया। उसकी नज़र में जरूर कोई समस्या थी। वह कुछ जगहों पर थोड़ी मोटी थी, लेकिन बिल्कुल भी मोटी नहीं थी। उससे कुछ देर बात करने के बाद वीर ने सवाल पूछा, ठीक है। मैंने सुना है कि कैबिलो परिवार के पास एक कीमती प्राचीन ग्रंथ है। कुछ फॉरबिडन मेडिसिन के बारे में, है ना? हाँ, सही है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेडिसिन जानते हो? दानिला ने बिना 2 बार सोचे जवाब दिया। हाँ, मुझे मेडिसिन में रुचि है। मैंने सुना है कि ग्रंथ में कीमती ज्ञान है, इसलिए बेशक मैं इसके बारे में जानता हूँ। अगर मुझे इसे देखने का मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। वीर ने सोचने के बाद दानिला से कहा। हे, तुम इसे देखना चाहते हो? दानिला ने हंसी। मैं चाहूं तो भी इसे देख नहीं सकती। यह अभी हमारे फर्स्ट एल्डर के पास है। वह बूढ़ा आदमी इसे अपनी जान की तरह पकड़े रहता है, हमेशा बात करता रहता है कि यह कितना जटिल है और उसे इसका अध्ययन करने की जरूरत है। उसने यहाँ तक कहा कि इसमें 3rd और 4th ग्रेड पिल्स बनाने की एल्केमी मेथड्स हैं। मेरे पिता और दूसरे लोग इसके बारे में जानते हैं। 3rd या 4th ग्रेड पिल्स। वीर ने ये सुनकर तेजी से सांस ली। यहाँ तक कि 2nd ग्रेड स्पिरिट ग्रास भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, फिर भी इस ग्रंथ में 3rd और 4th ग्रेड पिल्स की एल्केमिकल रिकॉर्ड्स थी। क्या इसका मतलब था कि वह देवांश के लिए बनाने जाने वाली पिल्स की को खोजने के करीब पहुंच रहा था? अगर 3rd या 4th ग्रेड पिल्स थीं, तो इसका मतलब था कि 3rd या 4th ग्रेड स्पिरिटेड ग्रास मौजूद थी। अगर ऐसा था तो ये स्पिरिटेड ग्रास कहाँ थी? ऐसी स्पिरिटेड ग्रास या पिल्स शायद ट्रू गॉड स्टेटस के व्यक्ति को ऊर्जा से भर देंगी। इसका मतलब था कि अल्टीमेट गॉड स्टेटस की लेजेंड सच हो सकती है। हाँ, मेरे पिता ने कहा कि 3rd और 4th ग्रेड पिल्स मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि अल्टीमेट गॉड स्टेटस वास्तविक हो सकता है। दानिला सारे सीक्रेट बता रही थी और वह वीर के साथ आसानी से बात कर रही थी, इसलिए ग्रंथ फर्स्ट एल्डर के लिए एक सच्चा खजाना है। वह हर खाली समय में इसका अध्ययन करता है, इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। और कभी कभी वह सच्चे खजाने की तलाश में जाता है, देखने के लिए कि क्या वह ग्रंथ में वर्णित 3rd ग्रेड स्पिरिटेड ग्रास पा सकता है। क्या उसकी खोज सफल रही है? वीर की आंखें चमक उठी जब उसने ये सुना। उसने उससे एक सवाल पूछा। दानिला ने एक कड़वी मुस्कान दी। कुछ नहीं। इतने सालों के बाद भी उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 3rd और 4th ग्रेड स्पिरिटेड ग्रास मौजूद है। उसे एक भी डंठल नहीं मिला। शायद किसी ने वह ग्रंथ सिर्फ भविष्य की पीढ़ियों के साथ एक लंबा मजाक खेलने के लिए लिखा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे फर्स्ट एल्डर ने इतने लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद पता लगा लिया होता कि यह नकली है। इसके अलावा मैंने सुना है कि वह मेडिसिन में काफी कुशल है। वह एल्केमिकल रिसर्च के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। वीर ने सोचने के बाद दृढ़ संकल्प के साथ बोला, मुझे विश्वास है कि अल्टीमेट गॉड स्टेटस वास्तविक है। हमें उन सुरागों को नहीं छोड़ना चाहिए जो सीधे इसकी ओर इशारा करते हैं। हे, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
सभी 8 रहस्यमय परिवार अल्टीमेट गॉड स्टेटस तक पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई सोचता है कि अल्टीमेट गॉड स्टेटस में प्रवेश करने का कोई तरीका है, लेकिन किसी ने इसे नहीं पाया है। और इतना लंबा समय हो गया है। मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद हमारी विरासत खो गई होगी। दानिला ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत परेशानी होगी। एक समय था जब हमारी धरती स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी थी। अब कुछ भी बचा नहीं है। अगर हमें सही तरीका मिल भी जाए तो हम अल्टीमेट गॉड स्टेटस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वीर अपने मन में एक लंबी सांस नहीं रोक सका। ऐसा लगता था कि अल्टीमेट गॉड रेल्म में प्रवेश करना और 200 साल तक जीना असंभव होगा। हालांकि वह अभी इसके बारे में नहीं सोच सकता था। उसे वह ग्रंथ पाना था ये देखने के लिए कि क्या उसमें देवांश को ठीक करने की कोई तकनीक है। हाँ, वैसे भी मैं अल्टीमेट गॉड स्टेटस और इस तरह की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती। इसके अलावा मेरा मार्शल लेवल ज्यादा ऊंचा नहीं है और मैं अभी भी युवा हूं। मैं सोचने का काम अपने पिता और एल्डर्स पर छोड़ दूंगी, खासकर उनके लिए जो ट्रू गॉड स्टेटस के शिखर पर हैं। उनके पास और सुधार का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें अल्टीमेट गॉड रेल्म में प्रवेश करने का तरीका खोजने से ज्यादा कुछ भी दिलचस्प नहीं लगता। दानिला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम उस ग्रंथ को देखने नहीं जा रहे हो। फर्स्ट एल्डर मेरे चिल्लाने पर भी उसे बाहर निकालने के लिए मेरी बात नहीं मानेगा। वह तो मेरे पिता के लिए भी पन्ने पलटता है जब वे इसे पढ़ना चाहते हैं। तुम्हारे पिता को इसे देखने के लिए फर्स्ट एल्डर से अनुमति लेनी पड़ती है। वीर ने भौहें सिकोड़ी। इसका मतलब है कि फर्स्ट एल्डर का तुम्हारे परिवार में बहुत शक्तिशाली पद है। उसने जारी रखा, बिल्कुल, फर्स्ट एल्डर ट्रू गॉड स्टेटस पर है, ठीक मेरे पिता की तरह, और उसकी मार्शल स्किल भी ज्यादा ऊंची है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह एल्केमी और मेडिसिन जानता है। इसीलिए उसका कबीलों परिवार में मेरे पिता से भी ज्यादा स्तर है। मेरे पिता को उसका सम्मान करना पड़ता है। दानिला की आवाज में गर्व था जब वह अपने परिवार के बारे में बात कर रही थी। कबीलों परिवार की तरह बहुत कम परिवारों में ट्रू गॉड स्टेटस के शिखर पर एक से अधिक लड़ाके हैं। यहां तक कि तुम आर्या परिवार के लोगों के पास भी ज्यादा से ज्यादा एक ही होगा। वीर यह सुनकर मन ही मन स्पीचलेस हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कैबेलो परिवार का फर्स्ट एल्डर इतना शक्तिशाली होगा। उससे ग्रंथ पाना बेहद मुश्किल होगा। कबेलो परिवार वाकई बहुत मजबूत है। वीर ने एक हल्की मुस्कान दी और लापरवाही से कुछ शब्द फेंके, लेकिन वह अंदर से स्पीचलेस था। ये स्पष्ट था कि फर्स्ट एल्डर ग्रंथ को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता था अगर उसके कोई बच्चे थे, और उसके पन्नों में अल्टीमेट गॉड रेल्म में प्रवेश करने का तरीका खोजना चाहता था। वीर के लिए एक सेकंड के लिए भी ग्रंथ उधार लेने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह कैबेलो परिवार की तीसरी बेटी को भी इसे देखने की अनुमति नहीं देता था, तो उसके बारे में तो सोचना भी बेकार था, जो एक पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति था। इसीलिए इसके चारों ओर जाने का एकमात्र तरीका था ग्रंथ को हासिल करना। हालांकि वीर अभी भी ट्रू गॉड स्टेटस के शुरुआती चरण में था। उसे लगता था कि ट्रू गॉड स्टेटस के मध्यम चरण में किसी को मारना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। वह शायद ट्रू गॉड स्टेटस के परफेक्ट स्टेज में किसी को अच्छी टक्कर दे सकता था। हालांकि केबेलो परिवार का फर्स्ट एल्डर ट्रू गॉड स्टेटस के शिखर पर था। यहां तक कि उसके समान रैंक वाले लड़ाकों में भी वह उत्कृष्ट था। ये सब ध्यान में रखते हुए उससे सीधे ग्रंथ छीनना असंभव था। जब तक वीर उस बुरे आदमी से ज्यादा मजबूत नहीं होता, तभी उसके पास एक मौका था। बिल्कुल, रेड्डी परिवार शायद 8 रहस्यमय परिवारों में से शीर्ष 3 सबसे मजबूत परिवारों में से एक है, लेकिन सबसे मजबूत अभी भी हम नहीं हैं। दानिला के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। ये स्पष्ट था कि कैबेलो परिवार उसे बहुत महत्व देता था। जल्द ही वे आखिरकार एक ब्रांच फैमिली के निवास स्थान पर पहुंच गए। वीर ने दानिला को नीचे उतार दिया। बुरा नहीं, मैंने सोचा था कि तुम मुझे पहाड़ के बीच में ही छोड़ देते। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे वास्तव में यहां तक ले आओगे। वीर के माथे पर पसीने की बूंदें देखकर दानिला के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगलियों को पीछे से जोड़ा। कहीं तुम मुझे और थोड़ी देर उठाए रखना नहीं चाहते थे? उसने कहा।
क्या इसीलिए तुमने मुझे नीचे नहीं उतारा? वीर मन ही मन स्पीचलेस हो गया। उसकी कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए उसने कैबेलो परिवार के बारे में बातचीत शुरू की थी, साथ ही वह उसके परिवार की स्थिति को थोड़ा बेहतर समझ सकता था। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, वे धीरे धीरे गांव के करीब आ गए। वह वास्तव में उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। उसने एक कड़वी मुस्कान दी। कोई भी तुम्हें और थोड़ी देर उठाए रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि तुम इतनी भारी हो, उसने जवाब दिया। मैं तुमसे बात कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें नीचे उतारना भूल गया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें पहाड़ के पैर पर ही छोड़ देता। जैसे मैं तुम पर विश्वास करूंगी। दानिला ने आंखें घुमाई। तुम कहाँ रह रहे हो? उसने शर्माते हुए पूछा। मैं तुम्हारे घर के बगल वाले घर में रहूंगी। क्या? वीर को समझ नहीं आया कि क्या कहे। तुम मेरा पीछा क्यों करना चाहती हो? कहीं तुम्हें अब मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मुझे अपने आकर्षण पर कुछ भरोसा तो है। वह सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन उसकी बातों ने दानिला को घबरा दिया। वह जल्दी से मुड़ी, गाल लाल हो गए। तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे बेहतर बहुत सारे दूसरे यंग मास्टर हैं, उसने कहा। मुझे बस लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में कोई गलत विचार नहीं आएगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास रहना चाहती थी। वीर को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने अपनी बाहें फैलाईं। मैं दोपहर में 2 प्रतिभाशाली युवाओं और उनके ब्रांच फैमिली मास्टर को चुनूंगा, फिर मैं कल सुबह दूसरी ब्रांच फैमिली में जाऊंगा। उसने कहा। चिंता मत करो, मैं ब्रांच फैमिली के सदस्यों को बता दूंगा कि अगर कोई तुम्हें छूने की हिम्मत करता है तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। अप्रत्याशित रूप से दानिला ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है और किसी ने मेरी पवित्रता को खराब कर दिया, तो भले ही तुम उस व्यक्ति को मार दो, फिर भी मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा तुम्हारी ब्रांच फैमिली का एक भी जीवन मेरे जीवन के बराबर नहीं है। किसी भी तरह मैं इन कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अभी सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ। जब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाएगी तब मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर उसे साथ ले गया और मेसन को निर्देश दिया कि वह दानिला के लिए अपने ठहरने की जगह पर एक कमरा तैयार करे। दोपहर में मेसन और दूसरों ने अपने युद्ध के लूट को एक दूसरे में बांटा किया, जिसमें स्पिरिटेड ग्रास भी शामिल था, और वीर के सामने रख दिया ताकि वह अपनी पसंद की चीजें चुन सके। कुछ देर तक वस्तुओं का अध्ययन करने के बाद वीर ने केवल कुछ डंठल दवाएं चुनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स बनाने के लिए उपयुक्त थीं। यहाँ बहुत सारी स्पिरिटेड ग्रास है, यंग मास्टर। आप और क्यों नहीं लेते? उनके फर्स्ट एल्डर ने जब देखा कि वीर ने इतनी कम चीजें चुनी हैं तो अचानक बोल पड़े। जरूरत नहीं, मेरे पास काफी है। वीर मुस्कुराया। मेसन मुख्य परिवार के लिए जा रहा है। क्या आपने अपना अगला घर का मुखिया चुन लिया है? फर्स्ट एल्डर ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। उन सभी ने मुझे चुना है, इसलिए मेरे पास इस ब्रांच फैमिली के घर के मुखिया का पद संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वीर ने सिर हिलाया। फिर प्रतिभाओं का क्या? मुझे 2 नाम चाहिए। क्या आप चैंपियन चुनने के लिए एक फाइटिंग कंपटीशन का उपयोग करेंगे, या क्या आपके पास पहले से ही स्पष्ट प्रतिभाएं हैं? हमारे घर में 2 स्पष्ट प्रतिभाएं हैं, मास्टर, मेसन ने आगे बढ़कर समझाया। अमित और डेविड। हम दोनों को नामांकित करना चाहते थे, लेकिन सेकंड एल्डर की पोती निकिता अभी भी एक मार्शल आर्ट्स कंपटीशन चाहती है, हालांकि वह उन दोनों में से किसी के भी जितनी मजबूत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? वीर यह सुनकर थोड़ा चौंक गया। उनके बीच का अंतर कितना बड़ा है? उसने पूछा। अमित और डेविड सेमी गॉड स्टेटस के इंटरमीडिएट स्टेज पर हैं, जबकि निकिता सेमी गॉड स्टेटस के बिगिनिंग स्टेज पर है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि वह लड़की क्या सोच रही है। वह उनसे पूरा एक लेवल नीचे है, लेकिन फिर भी अपनी स्थिति साबित करने के लिए एक लड़ाई पर जोर दे रही है। कोई रास्ता नहीं है कि उसके लिए उन्हें हराना आसान होगा। इसके अलावा वह अभी अभी सेमी गॉड स्टेटस के बिगिनिंग स्टेज में पहुंची है। वह बच्ची। इस समय थोड़ी दूर पर एक किशोरी लड़की खड़ी हो गई और वीर से चिल्लाकर बोली,
यंग मास्टर वीर, प्रतिभाओं को चुनना सिर्फ उनकी वर्तमान फाइटिंग स्किल पर आधारित नहीं होता, क्या मैं सही हूं? मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगी जब तक हम कम से कम एक कंपटीशन नहीं करते। मेरे माता पिता भी चाहते हैं कि मैं आर्या परिवार में प्रवेश करूं। मेरे परिवार का नाम रोशन करने का मेरा मौका इस पर निर्भर करता है। वीर ने ये सुनने के बाद सिर हिलाया। ठीक है, हम एक कंपटीशन करेंगे क्योंकि कोई चयन मानदंड से असंतुष्ट है। ये कहने के बाद उसने दर्शकों को संबोधित किया, आप में से जो भी असंतुष्ट हैं वे भी आगे आकर लड़ाई में भाग ले सकते हैं। क्या कोई उन तीनों के खिलाफ अपना दम दिखाना चाहता है? वीर ने कुछ देर इंतजार किया। किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसलिए उसने निकिता से कहा, ठीक है, तुम या तो डेविड या अमित से लड़ सकती हो। मैं द्वंद्व युद्ध के आधार पर तुम्हारी क्षमता का आंकलन करूंगा। धन्यवाद यंग मास्टर वीर। निकिता का दिल खुशी से उछल पड़ा जब उसने उसके प्रस्ताव से सहमति जताई। उसकी आंखें डेविड और अमित के बीच घूमी। मैं तुमसे लड़ूंगी, डेविड, उसने आखिरकार घोषणा की। तो क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये नॉवल।